किसी महापुरुष ने सदियों पहले कहा था कि शिक्षा का परम उद्देश्य इंसान को न्यायपूर्ण बनाना है। यानी शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं देती, दृष्टि देती है। सिर्फ रोजगार नहीं, जिम्मेदारी भी सिखाती है। लेकिन 2026 के भारत में राजनीति ने शिक्षा की इस आदर्श को कुछ यूं अपडेट कर दिया है कि अब क्लासरूम ज्ञान का केंद्र कम और कानूनी संभावनाओं का मैदान ज्यादा लगता है। नमस्कार, खबरची बाबू के साथ जुड़े हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष ब्रह्मत्वज। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार द्वारा लाया गया रोहित वेमुला बिल 2026 इसी बहस के केंद्र में है। नाम ऐसा कि सुनते ही संवेदना जागे, इतिहास याद आए और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का मन करे। रोहित वेमुला की त्रासदी आज भी देश की अंतरात्मा को झकझोरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दर्द का इलाज वही है जो सरकार पेश कर रही है, या फिर ये इलाज के नाम पर एक नई जटिल बीमारी की शुरुआत है। बिल को पढ़ते ही एक अजीब सा द्वंद्व सामने आता है। ऊपर से ये न्याय का कवच दिखता है, लेकिन अंदर से झांकिए तो प्रक्रियाओं का जाल नजर आता है। सरकार हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में एक इक्विटी कमेटी बनाने जा रही है। नाम सुनकर लगेगा जैसे समानता का मंदिर बन रहा हो, लेकिन इसकी असली संरचना कुछ और ही कहानी कहती है। ये कोई साधारण शिकायत समिति नहीं होगी, इसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां दी जाएंगी। यानी ये समन जारी कर सकती है, गवाही दर्ज कर सकती है, दस्तावेज भी तलब कर सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, जहां पहले विश्वविद्यालय का मतलब होता था प्रोफेसर, छात्र और शोध, वहां अब एक नया किरदार प्रवेश कर चुका है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। यानी क्लासरूम के बाहर अब एक समानांतर न्यायिक गलियारा तैयार हो रहा है। सवाल यह है, क्या हम शिक्षा संस्थानों को मजबूत कर रहे हैं या उन्हें मिनी अदालतों में बदल रहे हैं? बिल की धाराएं खासकर 12 और 15 इस पूरे ढांचे को और गंभीर बना देती। अगर कोई संस्थान इस कमेटी के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसका सरकारी अनुदान बंद किया जा सकता है। ये प्रावधान सुनने में सख्त और प्रभावी लगता है, लेकिन इसके भीतर एक बड़ा प्रश्न छिपा है। क्या ये संस्थानों की ऑटोनॉमी पर सीधा प्रहार नहीं है? क्या सरकार एक हाथ से समानता दे रही है और दूसरे हाथ से नियंत्रण बढ़ा रही है? जिस देश में पहले से ही करोड़ों केस लंबित हैं, वहां हर कॉलेज में एक नई अर्ध न्यायिक व्यवस्था खड़ी करना, यह न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाना है या जटिल? क्या हम न्याय को सुलभ बना रहे हैं या उसे हर गली मोहल्ले में फैलाकर उसकी गंभीरता को हल्का कर रहे हैं? अनुच्छेद 323B के तहत ट्रिब्यूनल बनाने की शक्ति सरकार के पास है, लेकिन शिक्षा के मंदिर को मुकदमेबाजी की वर्कशॉप बना देना आखिर कहां तक जायज है? अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां राजनीति की बिसात सबसे साफ दिखती है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। देश की राजनीति में मंडल कमीशन के बाद से ओबीसी एक निर्णायक ताकत रहा है। चुनावी भाषणों से लेकर नीतियों तक हर जगह इनकी चर्चा होती है, लेकिन इस बिल में इन्हें लगभग साइडलाइन कर दिया गया। कर्नाटक जैसे राज्य में जहां ओबीसी समाज की आबादी का बड़ा हिस्सा है, उन्हें इस सुरक्षा ढांचे से बाहर रखना क्या संकेत देता है? क्या ये मान लिया गया है कि उनके साथ भेदभाव नहीं होता, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है जहां दलितों को कानूनी सुरक्षा का संदेश दिया जाए, सवर्णों को संभावित कानूनी जोखिम का एहसास कराया जाए और ओबीसी को भविष्य के वादों के भरोसे पर छोड़ दिया जाए? ये वही राजनीति है जहां हर वर्ग को अलग अलग भावनाओं में बांटा जाता है। कोई सुरक्षित महसूस करता है, कोई संदेह में रहता है और कोई अनदेखा किया जाता है। लेकिन समाज तब मजबूत होता है जब सभी को समान भरोसा मिले, ना कि अलग अलग आशंकाएं। जातिगत जनगणना की बात करने वाली ताकतें जब इस बिल से ओबीसी को बाहर रखती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। कानून का एक मूल सिद्धांत होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक दोष सिद्ध ना हो व्यक्ति निर्दोष है। लेकिन इस बिल की संरचना कुछ ऐसी प्रतीत होती है जहां आरोप लगते ही व्यक्ति खुद को बचाने की प्रक्रिया में उलझ जाता है। यह स्थिति विशेषकर मध्यम वर्गीय छात्रों और शिक्षकों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। डर ये नहीं है कि न्याय मिलेगा या नहीं, डर ये है कहीं न्याय की प्रक्रिया ही न सजा बन जाए। शिक्षा का माहौल विश्वास पर चलता है। शिक्षक और छात्र के बीच एक अदृश्य रिश्ता होता है, सम्मान और समझ का। अगर हर बातचीत के पीछे एक संभावित शिकायत की छाया हो तो क्या ये रिश्ता वैसा ही रह पाएगा? क्या प्रोफेसर अंक देते समय ज्ञान देखेंगे या श्रेणी? क्या छात्र सवाल पूछते समय सहज रह पाएंगे या हर शब्द तोल मोल कर बोलेंगे? सीसीटीवी और बॉडी कैम के साए में जो शिक्षा दी जाएगी वो रोबोट पैदा करेगी, इंसान नहीं।
दुनिया के अन्य देशों में भी भेदभाव विरोधी कानून हैं, जैसे अमेरिका का सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, लेकिन वहां इन कानूनों का उद्देश्य व्यक्ति को सुरक्षा देना है, ना कि समाज को नए वर्गों में बांटना। कानून का काम पुल बनाना होता है, दीवारें खड़ी करना नहीं। एक और बड़ा सवाल है डेटा का। क्या इस बिल के समर्थन में ठोस आंकड़े पेश किए गए हैं? क्या ये बताया गया है कि विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव के कितने मामले सामने आए हैं, उनका निपटारा आखिर कैसे हुआ है और कहां कमी रह गई? बिना आंकड़ों के कानून बनाना ठीक वैसा है जैसा बिना जांच के इलाज शुरू कर देना। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि कई बार विशेष कानूनों का दुरुपयोग आपसी खुन्नस निकालने के लिए भी होता है। क्या सरकार के पास इस दुरुपयोग को रोकने का कोई और फिल्टर है? यह भी संभव है कि सरकार की मंशा सही हो, किसी के साथ अन्याय न हो, हर छात्र सुरक्षित महसूस करे, लेकिन मंशा और परिणाम के बीच की दूरी को समझना जरूरी है। कई बार नीतियां अच्छे इरादों से बनती हैं, लेकिन उनका असर उल्टा पड़ता है। नई पीढ़ी के लिए ये एक अहम मोड़ है। आज का छात्र सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि माहौल से भी सीखता है। अगर माहौल में भरोसे की जगह भय आ गया तो शिक्षा का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि ये बिल सही है या गलत, असली सवाल ये है क्या ये संतुलित है, क्या इसमें हर वर्ग की चिंता का ध्यान रखा गया है, क्या यह न्याय को मजबूत करेगा या नई जटिलताएं पैदा करेगा। रोहित वेमुला की याद में बना कोई भी कानून तभी सार्थक होगा जब वह समाज को जोड़ने का काम करे, ना कि और अधिक विभाजित करने का। श्रद्धांजलि शब्दों से नहीं, संतुलित और न्यायपूर्ण नीतियों से दी जाती है। देखिए, बात सीधी है साहब, अगर क्लासरूम में किताबों से ज्यादा कानून का डर होगा तो अगली पीढ़ी ज्ञान से नहीं संदेह से भरी होगी, और जब समाज संदेह पर खड़ा होता है तो वहां न्याय भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या ये कानून सुरक्षा का कवच बनेगा या एक ऐसा जाल जिसमें हर वर्ग किसी न किसी रूप में उलझ जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम कानून बना रहे हैं या कानून के नाम पर एक नई राजनीति गढ़ रहे हैं। सच्चाई, कड़वाहट और कानून के दांव पेचों के साथ तमाम बारीक अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबरची बाबू।